नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। हम लोग बात कर रहे हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की और मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स की। हम ये देखना चाहते हैं कि आरबीआई इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को किस तरीके से प्रमोट करता है। आरबीआई के पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें आरबीआई इकोनॉमी में मनी की लिक्विडिटी के क्वांटिटी को प्रभावित करता है। अगर इन्फ्लेशन है तो इकोनॉमी से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा, और इकोनॉमी में स्लो डाउन है, रिसेशन है, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करेगा। तो दोस्तों, इसके पहले मॉनेटरी पॉलिसी का पहला वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें आप लोग पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक रेट के बारे में जरूर सीखें। उसके बाद आज हम बात करेंगे आपसे ओपन मार्केट ऑपरेशन की, और मैं बात करने वाला हूं सीआरआर और एसएलआर की। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी के पेपर को उठाइएगा और बेसिकली प्रीलिम्स में देखिएगा तो ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आइए हम सीखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन को और सीआरआर और एसएलआर को। तो सीखने के पहले, क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन को, खुली बाजार की प्रक्रियाओं की। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, खुली बाजार की प्रक्रिया क्या है, और आरबीआई किस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। अगर इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विडिटी है, इन्फ्लेशन है, तो किस तरीके से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, स्लो डाउन है, तो इकोनॉमी में किस तरह से लिक्विडिटी को इंजेक्ट करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम शुरू करें ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा सीखते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। देखिए, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या परचेज करे बैंक या पब्लिक के साथ, दिस प्रोसीजर कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई बैंकों या जनता से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करता है, सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करता है। सेल और परचेज करके ओपन मार्केट ऑपरेशन की प्रक्रिया संचालित की जाती है। इसमें आरबीआई गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को, देखिए, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को बैंकों से और पब्लिक से परचेज और सेल कर रहा है। देखिए, इसका नाम ही इसीलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन है, क्योंकि इसके पार्टिसिपेटरी बैंक भी हो सकते हैं और इसके पार्टिसिपेटरी पब्लिक भी हो सकती है। हम लोग भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर सकते हैं, आरबीआई को सेल कर सकते हैं और रिटर्न्स, बेनिफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और परचेज करके मॉनेटरी स्टेबिलिटी को किस तरीके से प्रमोट करता है, आरबीआई इन्फ्लेशन को किस तरह टैकल करता है, रिसेशन को आरबीआई किस तरह टैकल करता है, आइए हम सीखते हैं। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करे, खूब ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ सीखिएगा। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करे जिसे बैंक और पब्लिक परचेज करे, तो इसका क्या असर होगा। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई के पास 400 करोड़ रुपए हैं और आपके पास, हम लोग पब्लिक हैं, हम लोगों के पास मान लीजिए 5 लाख रुपए। अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल की है तो 400 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी एसबीआई ने परचेज की, और हम लोगों ने, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख की सिक्योरिटी हम लोगों ने परचेज की। इसका मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के हाथ से हमारे हाथ में आ गया, और जो हमारे और बैंकों के पास पैसा था, लिक्विडिटी, वो आरबीआई के पास आ गया। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई सेल करेगी तो ये जो सिक्योरिटी हम लोगों के पास में आ गई कागज के फॉर्म में, और हम लोगों का जो लिक्विडिटी था, मनी था बैंकों के पास और पब्लिक के पास, वो लिक्विडिटी आ गई आरबीआई के पास। इसके माध्यम से, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रही है तो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, एक्टिव मनी है, जिससे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, जिससे कॉमर्शियल बैंक लोन डिसबर्स कर सकते हैं, वो पैसा अब सर्कुलेशन में न होकर आरबीआई के पास चला है। इसका मतलब जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी तो इकोनॉमी से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगी, चाहे वो पब्लिक के हाथों में हो या फिर वो बैंकों के हाथों में। ये लिक्विडिटी लोगों के पास से, बैंकों के पास से आरबीआई के वहां आ गई, आरबीआई के पास आ गई। पहली सिचुएशन ये हम लोगों ने सीखा कि ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल की प्रक्रिया। आप ये बताइए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कब सेल की जाएगी। अगर थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेशन से सीखें तो जब इकोनॉमी में आरबीआई को लगेगा अगर इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में ज्यादा मनी है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी और एक्सेस लिक्विडिटी को विड्रॉ कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जो आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट टारगेट है। दूसरा देखिए,
अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा पलट के देखें, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल ना करके अगर परचेज करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज किया जाए, क्रय किया जाए, किसके द्वारा? आरबीआई के पास। अब जरा आप देखिए, लिक्विडिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी। हम लोगों के पास क्या था? गवर्नमेंट सिक्योरिटी था। बैंकों के पास क्या था? गवर्नमेंट सिक्योरिटी था। अब आरबीआई ने इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज किया है, इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज किया है। इसका मतलब हम लोगों के पास और बैंकों के पास जो अब सिक्योरिटी थी वो कहां चली आई? आरबीआई के पास। और आरबीआई ने जब परचेज किया तो पैसा कहां आ गया? बैंकों के पास और पब्लिक के पास। ऐसे सिचुएशन में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और इकोनॉमी में मनी क्या आ जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्रंच है, लिक्विडिटी कम हो गया है और इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहिए, तो ऐसे में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करता है बैंकों से और पब्लिक से, ताकि जो लिक्विडिटी की डायरेक्शन है वो बदल जाए। और कहां आ जाए लिक्विडिटी? लिक्विडिटी आ जाए आरबीआई के पास। ओके, लिक्विडिटी आ जाए मार्केट में, लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाए आरबीआई के पास और लिक्विडिटी इकोनॉमी में बढ़ने के कारण इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाजुला के गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सेल और परचेज के माध्यम से ओपन मार्केट ऑपरेशन की प्रक्रिया को जो है संचालित किया जाता है और इसमें आरबीआई ये काम को करता है। अब प्रश्न ये है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, कि एक्चुअली ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है क्या? और प्रश्न यह भी है कि कोई भी बैंक या फिर पब्लिक उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्यों परचेज करेगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पहले बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब है ट्रेजरी बिल, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्लास में कि ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से 1 साल के कम समय का लोन आरबीआई ले सकता है। जो तरह के ट्रेजरी बिल के विषय में हम लोगों ने पिछले क्लासेज में बात की थी, एक थॉक ट्रेजरी बिल के बारे में जिसे सिर्फ और सिर्फ आरबीआई परचेज करता है, और दूसरे हम लोगों ने बात की थी जनरल ट्रेजरी बिल, जिसे हम भी परचेज कर सकते हैं, पब्लिक भी परचेज कर सकती है, आप भी परचेज कर सकते हैं और कमर्शियल बैंक भी परचेज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में, जिससे गवर्नमेंट लोन लेती है 1 साल से कम समय के लिए। यह गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में हो सकता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी के रूप में हो सकता है। यह है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको आरबीआई जो है गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को सेल और परचेज करता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक और पब्लिक क्यों परचेज करेंगे? देखिए, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए को आप क्या करिएगा? क्या पिग्गी बैंक में रखिएगा? नहीं, आप उसे इन्वेस्टमेंट करिएगा, या तो कॉमर्शियल बैंकों में रखिएगा, या तो एनबीएफसी में रखिएगा, या तो आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। कहीं ना कहीं आप उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि उसे अच्छा रिटर्न आपको मिल सके। आपके पास एक बेहतर रिटर्न आरबीआई प्रोवाइड करा रहा है, एक पूरा का पूरा हाई प्रोफाइल, एक गवर्नमेंट के द्वारा अथराइज सिक्योरिटी, जिसमें आपको पूरा विश्वास है, क्रेडिबिलिटी है कि अगर मैंने किसान विकास पत्र खरीद लिया, या फिर इंदिरा विकास पत्र खरीद लिया, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद ली, या फिर गवर्नमेंट की बॉन्ड खरीद ली, या फिर हमने जो है ट्रेजरी बिल्स परचेज किए, तो 5 लाख रुपया हमारा 6 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी मनी एकदम से सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। तो कुल मिलाजुला के एक बेहतर आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड होता है, आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का, बढ़ाने का। तो इसलिए बैंक भी ओपन मार्केट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और पब्लिक भी ओपन मार्केट में पार्टिसिपेट करती है। तो दोस्तों, पहले हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन की प्रक्रिया को समझे। अब हम देखेंगे कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी को आरबीआई इससे किस तरीके से प्रमोट करेगा। तो कुल मिलाजुला के एक बार और मैं बता दूं कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई परचेज करे तो इसका मतलब है कि लिक्विडिटी बैंकों के पास और पब्लिक के पास जाएगी, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। कुल मिलाजुला के जब आरबीआई, अगर टेक्निकली हम थोड़ा और बात करें तो मैं आपको हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। मैंने बताया था कि इकोनॉमी में जो बेस मनी होती है, रिजर्व मनी होती है, जो हाई पावर्ड मनी है, आप देख लीजिएगा मनी सप्लाई पे हम लोगों ने कई वीडियो डाले हैं, 3 वीडियो डाले हैं। प्ले लिस्ट में जाइए और जाके वहां पे देखिए कि मनी सप्लाई रिलेटेड इश्यूज में हमने हाई पावर्ड मनी के बारे में बात की है। हाई पावर्ड मनी वो होती है जो आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इंजेक्ट की जाती है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ये परचेज करता है बैंकों से या पब्लिक से, तो एक्चुअली आरबीआई इकोनॉमी में हाई पावर्ड मनी को इंजेक्ट करता है और इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई बढ़ती है ना, वो हाई पावर्ड मनी से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर भारत में देखिएगा तो जो मनी मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर जो बताता है कि हाई पावर्ड मनी से
कितनी गुनी ज्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगी, तो 4 और 5 के बीच में रहा है। तो अगर इकोनॉमी में हाई पावर्ड मनी, मान लीजिए कि आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज किया और 400 करोड़ रुपए डाल दिया, तो 400 करोड़ रुपए एच डालेगा आरबीआई, और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम से कम 1600 से 2000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। तो कुल मिला जुला के जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगा तो इकोनॉमी में वो हाई पावर्ड मनी को इंजेक्ट करता है, और इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई बढ़ेगी वो हाई पावर्ड मनी से 4 से 5 गुना ज्यादा इंडिया में बढ़ जाएगी। तो इससे आप जरा देखिए इकोनॉमी में कितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है रिसेशन का। तो आइए पहले अब हम ये सीखते हैं कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है, इन्फ्लेशन या रिसेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशन से। पहला चीज, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में रिसेशन है, खूब ध्यान से, पहला चीज अगर मान लीजिए इकोनॉमी में मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है, रिसेशन देखिए कई बार अगर यूपीएससी का प्री का पेपर उठाइए, देखिए कितने बार ये प्रश्न पूछा है। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में मंदी है, रिसेशन है, तो आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना चाहिए कि परचेज। देखिए आईएएस का पेपर उठा के देखिए, ये प्रश्न लगातार मैं देखा कि 3 साल पूछा गया, कंटिन्यूएशन में पूछा गया। अगर आप प्री का पेपर आप देख रहे हो तो आप जरा देखिए, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है इकोनॉमी में मंदी है, रिसेशन है, तो आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। देखिए पहले तो आप सोचिए इकोनॉमी में रिसेशन है, इसका मतलब क्या है। रिसेशन का मतलब है इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम है, इकोनॉमी में डिमांड कम है। हमको इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, डिमांड को बढ़ाना है। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, आरबीआई को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना चाहिए कि परचेज करना चाहिए। देखिए अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर दे तो इकोनॉमी में तो पहले से ही कम मनी है, लिक्विडिटी है, और ज्यादा मनी अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप समझते हैं इसको कहेंगे गरीबी में आटा गीला। एक तो इकोनॉमी में पहले से ही लिक्विडिटी नहीं थी, और ऐसे में गवर्नमेंट आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को और सेल कर दिया, बैंकों ने और पब्लिक ने परचेज कर लिया, जो बचा खुचा पैसा था वो भी आरबीआई के पास चला गया, डिमांड और कम, और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कभी भी इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल नहीं करना चाहिए। ऐसे में आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करना चाहिए, और मान लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जितनी ज्यादा आरबीआई परचेज करेगी बैंकों से और पब्लिक से, उतना ज्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंजेक्ट करेगी, एक्चुअली हाई पावर मनी इंजेक्ट करेगी, और मनी सप्लाई उससे 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। यही तो हम चाहते थे कि मंदी है, मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई बढ़ाया जाए। इसका मतलब इसका आंसर हुआ कि रिसेशन या मंदी में आरबीआई, लिख लीजिए, जरूर लिखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्रय करेगा, क्रय खरीदेगा, क्रय का मतलब है खरीदेगा, खरीदेगा का मतलब है परचेज करेगा। इसका मतलब आरबीआई इकोनॉमी में अगर मंदी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करता है, क्रय करता है, परचेज करता है, और परचेज करके इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर देता है। दिस इज द फर्स्ट, ओके ना, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, दिस इज एडवर्स कंडीशन, दिस इज रिसेशन, और रिसेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्रय करेगा। आप लोग इस डायग्राम को जरूर बना लीजिए, बहुत अच्छा डायग्राम है, हमने इसको सोचा है, और इस तरीके से कि हम इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां आरबीआई लिखिए, बैंक और पब्लिक, और यहां पे सेल एंड परचेज होगा बैंकों से और पब्लिक को, और इस सेल और परचेज के द्वारा आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो डायरेक्शन है वो लिक्विडिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगी। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा, आप समझ रहे हैं, तो लिक्विडिटी इसके पास आएगी, और अगर परचेज करेगा तो लिक्विडिटी आरबीआई के पास, बैंक और पब्लिक के पास जाएगी। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है, इसके माध्यम से आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन का। ओके, तो पहला सिचुएशन था मंदी, और मंदी में क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगा, आरबीआई क्रय करेगा। अगर मान लीजिए अब दूसरी सिचुएशन ले लें, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाए, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, तो फिर आरबीआई को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। इकोनॉमी में मुद्रास्फीति आ गई, आप बताइए इन्फ्लेशन आ गया तो क्या करेगा। देखिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, इसका मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है कि कम पड़े, ये आप सोचिए। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है। इन्फ्लेशन का मतलब मच मोर मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। इकोनॉमी में क्या है, बहुत ज्यादा जो है मनी हो गई है, हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में मनी को बाहर निकालें। तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा। क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा तो यहां से जो लिक्विडिटी है, अब
बैंकों से किसके पास आ जाएगी, आरबीआई के पास चली जाएगी। तो इसका मतलब इकोनॉमी में हाई पावर्ड मनी कम हो जाएगी और मनी सप्लाई उससे काफी कम हो जाएगी। तो देखिए इन्फ्लेशन में क्या होगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, नोट कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, सरकारी प्रतिभूतियों को विक्रय करता है, बेचता है, विक्रय या फिर सेल करता है, बेचता है। तो नोट कर लीजिए दोनों चीजों को, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से किस तरीके से इकोनॉमी में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जा सकता है। दोस्तों हम लोगों ने बात की कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या परचेज करना। इकोनॉमी में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके, परचेज करके इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को आरबीआई प्रमोट कर सकता है। अगर इकोनॉमी में लगता है उसको कि रिसेशन चल रही है, मंदी चल रही है, इकोनॉमी में पैसा कम है, लिक्विडिटी कम है, तो ऐसे में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करता है, क्रय करता है बैंकों से और पब्लिक से, और इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जब दूसरे सिचुएशन में उसको लगता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में ज्यादा मनी है, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो ऐसे में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा और सेल करके क्या करेगा, सेल करके क्या करेगा, इकोनॉमी से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा और विथड्रॉ कर लेगा। तो ये रहा हम लोगों का ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में एक चीज और आपको सामने आएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आप एक और भी चीज पढ़ते हैं, स्विच ऑपरेशन। स्विच ऑपरेशन क्या होता है, देखिए जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लगातार अगर परचेज करे, लगातार परचेज करे तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर नॉर्मल सिचुएशन है, अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी में रिसेशन नहीं चल रहा है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई परचेज करना शुरू करे तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत आ जाती है। इस प्रक्रिया में आरबीआई को लगता है कि हमको दूसरी सिक्योरिटी को तुरंत इश्यू करना चाहिए ताकि लोग फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो कई बार आरबीआई ये करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल के साथ साथ ही हाई मैच्योरिटी के, लंबे मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता अवधि, जिसकी टाइम पीरियड थोड़ी सी ज्यादा हो, ऐसे सिक्योरिटी को सेल करने लगता है। तो एक तरह से आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज किया जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी आ गई और उस लिक्विडिटी को फिर से अब्जॉर्ब कर लिया एक नए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके, ताकि इसकी मैच्योरिटी पीरियड बढ़ जाए, मतलब गवर्नमेंट के पास और टाइम मिल जाए पेमेंट करने के लिए, और लोगों को भी लगा कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो लोगों को भी फायदा हो गया और गवर्नमेंट को भी फायदा हो गया। इस प्रक्रिया को करते हैं हम स्विच ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आरबीआई इकोनॉमी में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करता है, लिक्विडिटी बढ़ती जाती है, तो इस प्रक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए, लिक्विडिटी की मात्रा को कम करने के लिए फिर से वो क्या करता है, हाई मैच्योरिटी पीरियड के ज्यादा परिपक्वता वाली सिक्योरिटी को फिर से सेल करने लगता है और फिर से क्या करता है, अपनी जो देनदारी है उसको कुछ समय के लिए टाल देता है। तो कुल मिला के इस प्रक्रिया को हम स्विच ऑपरेशन कहते हैं। देखिए ये पूछा जा सकता है कि स्विच ऑपरेशन किससे संबंधित है, तो स्विच ऑपरेशन दोस्तों संबंधित है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, खुली बाजार के प्रक्रियाओं से। तो हम लोगों ने एक और भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आप सीख लिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रिया। अब हमको सीखना है सीआरआर और एसएलआर के बारे में। इसको डायग्राम को आप लोग जरूर बनाइए, जो मैं बना रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम के ये चीज बाद में आपको भूलने लगती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब सीआरआर और एसएलआर के बारे में। इसको कहते क्या है, आइए पहले ये हम लोग देखते हैं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे अब वेरिएबल रिजर्व रेशियो के बारे में। वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, VRR। वेरिएबल का मतलब है परिवर्तनशील कोष अनुपात, परिवर्तनीय कोष अनुपात, और इसके दो भाग हैं, एक को हम कहते हैं CRR और एक को हम कहते हैं SLR। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। नगद कोष अनुपात, नोट कर लीजिए, नगद कोष अनुपात, और दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। इसका मतलब है सांविधिक तरलता अनुपात। चलिए अब हम लोग
ये नए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखते हैं कि आखिर में वेरिएबल रिजर्व रेशियो क्या होता है, वीआरआर क्या होता है। दोस्तों वेरिएबल रिजर्व रेशियो वीआरआर जो परिवर्तनशील कोष अनुपात है, ये दो भागों में बटे हैं। एक को हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एक को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, दूसरे को कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। ये शब्द स्टैट्यूटरी है, सांविधिक है, संवैधानिक मत कहिएगा, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनरी मत कहिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज होता है। लीगल राइट आप पढ़े होंगे पॉलिटी में कि लीगल राइट को हम लोग बांटते हैं, ओके ना, फंडामेंटल राइट में, ओके ना, लीगल राइट को हम लोग बांटते हैं फंडामेंटल राइट में, कॉन्स्टिट्यूशनरी राइट में, और बातें स्टैट्यूटरी राइट में। तो यहां देखिए, यहां कॉन्स्टिट्यूशनरी नहीं है, यहां स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग विधि के द्वारा विहित। तो चलिए हम लोग सीखते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो बीआरआर, परिवर्तनशील कोष अनुपात में सीआरआर और एसएलआर के बारे में सीखना है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंकों का गार्जियन है, कस्टोडियन है। और गार्जियन क्या चाहता है? गार्जियन ये चाहता है कि हमारे बच्चे कभी भी किसी संकट में, प्रॉब्लम में न फंसे। आपके गार्जियन क्या चाहते हैं कि आप आईएएस बन जाएं, आप पीसीएस बन जाएं, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, बेहतर हो जाए, कभी आपसे कंपटीशन नहीं करते हैं। ऐसे ही आरबीआई है, जैसे हमारे गार्जियन है ना। अगर सही से कंपैरिजन कर लिया जाए दोस्तों, तो देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन इंडियन गार्जियंस एंड आरबीआई। जैसे हमारे गार्जियन है, हम पे बड़ी पैनी नजर रखते हैं, यद्यपि हमको पूरा फ्रीडम लिबर्टी देते हैं कि आप सब कुछ करिए, आप घूमिए टहलिए, लेकिन एक पैनी नजर भी रखते हैं हमारे ऊपर कि किस तरह से हमारा जो है एटीट्यूड है, क्या हम लोग कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी चीजें चल रही हैं, इस पे वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। इसी तरह आरबीआई भी कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर पूरा रेगुलेशन रखता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत पूरी तरीके से रेगुलेशन रखता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, कहीं आप संकट में मत पड़ जाएं, प्रॉब्लम में न फंस जाएं, बैंकरप्सी की स्थिति ना आ जाए। तो देखिए उनको प्रॉब्लम से बचाने के लिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके माध्यम से वो रेगुलेशन भी करता है बैंकों के ऊपर, और इसके माध्यम से वो इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को भी प्रमोट कर सकता है। तो दो सिचुएशंस है यहां पे कि वो इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को भी प्रमोट कर सकता है सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से, और इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी को भी स्टेबलाइज कर सकता है, बैंकों को सिक्योर भी कर सकता है। दोनों चीजें आरबीआई से कर सकता है। तो आइए हम सीखते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो पहले क्या है, फिर हम लोग सीखेंगे कि एसएलआर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सीआरआर के बारे में। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैश रिजर्व रेशियो। हेडिंग डाल लीजिए, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। देखिए इसमें जितने भी बैंक हैं वो अपने जमाओं का कुछ भाग आरबीआई के पास रखते हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बैंक हैं वो अपने जमाओं का सर्टेन परसेंट डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट है और इनका गार्जियन है। अब प्रश्न है कि जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई के पास अपने कुछ रिसोर्सेज को रखते हैं, और ये जो डिपॉजिट रखते हैं बेसिकली वो कैश फॉर्म में रखते हैं, नगद रूप में रखते हैं। तो प्रश्न है कितना रखते हैं? तो बैंक जो आरबीआई के पास रखते हैं वो रखते हैं परसेंटेज ऑफ एनटीडीएल, मतलब परसेंटेज ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज के रूप में, मतलब निवल समय व मांग जमाओं के रूप में। अब आप खुद ध्यान से सुनिए, अगर आप आईएएस के प्रीलिम्स के पेपर देख रहे होंगे तो 2016 में या 17 में देखिएगा, पूछा है एनटीडीएल क्या है। बैंकों के पास हम दो तरह की जमाएं डालते हैं, इसको मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं। एक होता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो है जो पेबल ऑन डिमांड है। तो जो भी बैंकों में जमा होगा या तो वो करेंट अकाउंट के रूप में होगा, या सेविंग अकाउंट में होगा, या फिर हमारे पास टाइम डिपॉजिट के रूप में होगा। तो जो ये बैंकों में टोटल टाइम और डिमांड डिपॉजिट जमा है, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट है चाहे सेविंग और करेंट, उसका एक सर्टेन परसेंट एनटीडीएल का जो आपके पास जमा है बैंकों का, उसे आपको आरबीआई में रखना पड़ेगा, कैश फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब प्रश्न है कितना रखना पड़ेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों
कि ये रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन आरबीआई एक्ट 1934 3% टू 15%। आपको आरबीआई में अपने एनटीडीएल का समस्त कॉमर्शियल बैंकों को, देखिए जब यहां मैं बैंक कहता हूं दोस्तों तो बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा, इस बैंक का मतलब है पूरे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, पूरे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में इसमें प्राइवेट भी आ जाएंगे, आपके नेशनलाइज भी सारे बैंक आ जाएंगे, प्लस इसमें फॉरेन बैंक भी आ जाएंगे, सारे फॉरेन बैंक भी आ जाते हैं, और इसमें सारे आपके कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाते हैं, इसमें आपके रीजनल रूरल बैंक भी आ जाते हैं, बट एनबीएफसी नहीं आते हैं। मतलब एनबीएफसी को छोड़ के जितने भी प्राइवेट बैंक हैं या फिर सार्वजनिक हैं, गवर्नमेंट वाले हैं, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो, सभी लोगों को अपने जमाओं का कैश फार्म में 3% से 15% आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जो उनकी एनटीडीएल है उसका 3 से 15% आपको कंफर्म रूप से आरबीआई के पास रखना है। प्रश्न है कि ये जो 3 से 15% का जो रेंज है, ये रेंज कौन डिटरमाइन करता है? इसका आंसर है कि द रेंज डिटरमाइंड बाय आरबीआई। ये आरबीआई एक्ट 1934 में कहा गया है कि जो 3 से 15% का रेंज है ये आरबीआई के द्वारा डिटरमाइन होगा। अगर आरबीआई चाहे उसे 3% कर दे, चाहे 5% कर दे, 8% कर दे, 12% कर दे, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी का इंजेक्शन या फिर विड्रॉवल इसके माध्यम से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इकोनॉमी में 3% कहा जाए सीआरआर है और पीएनबी का जो है एनटीडीएल मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ है, तो आरबीआई में अगर 3% इस लिमिट पे है सीआरआर, तो आपको 3 करोड़ रुपए आरबीआई में रखना पड़ेगा। इसका मतलब आप 97 करोड़ रुपए आपके पास है जो बांट सकते हैं। लेकिन अगर यही रेंज आरबीआई बढ़ा के 15% कर दे, तो इसका मतलब आपके पास 100 करोड़ रुपए में से सिर्फ 85 करोड़ रुपए बांटने को मिलेंगे, क्योंकि 15 करोड़ रुपए आप ऐसे स्थिति में आप आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं। तो देखिए इसके माध्यम से इकोनॉमी में लिक्विडिटी को हम घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर आरबीआई इसे 15% की तरफ कर दे, बढ़ा दे, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको आरबीआई में रखना पड़ेगा अपने एनटीडीएल का जो जमा है, तो आप कम पैसे बांट पाएंगे, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगी, निकाल सकता है। और अगर इसको लोअर लिमिट की तरफ 3% की तरफ कर दे, तो ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमी में बांट देंगे। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और रिसेशन को टैकल करने के लिए इस रेंज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आप देखेंगे नरसिम्हम कमेटी 1991 के आने के पहले ये सीआरआर लगभग 14% के आसपास ही होता था। 14% का जो ये रेट था वो बहुत हाई था। अगर 100 करोड़ रुपए है पीएनबी के पास, तो इसका मतलब 14 करोड़ रुपया तो कैश फार्म में आरबीआई के पास रखा है। और बड़ी मजेदार चीज ये है कि आरबीआई किसी तरह का इस पे रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं करता है। तो बैंकों को लगता है कि हमको सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे आपने हमारे पैसे को ले लिया है, एक तरह से हड़प लिया है, पहले से प्रीएम्प्ट कर लिया और मुझे कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, ये बहुत सही नहीं है। ऐसे में देखिए नरसिम्हम कमेटी ने भी कहा कि ये बहुत हाई है, इसको कम किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि आरबीआई जो है, जो एक्ट है 1934, उसमें अमेंडमेंट किया गया 2006 में। आरबीआई जो अमेंडमेंट एक्ट 2006 है उसमें कहा गया कि इसकी जो लिमिट है वो खत्म की जाती है। तो सीआरआर की लोअर और अपर लिमिट खत्म कर दी गई। अब आरबीआई जिस लेवल पे चाहे उस लेवल पे इसको ला सकता है। इस समय अभी आपने देखा कि 4 अक्टूबर 2019 को जो नई अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी और जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिकमेंडेशन आया उसमें अनचेंज रहा, ये सीआरआर 4% रहा। इसका मतलब अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो सीआरआर काफी लंबे समय से 4% पे बना हुआ है। मतलब अगर पीएनबी के पास अगर 100 करोड़ रुपए है तो 4 करोड़ कैश फार्म में आरबीआई के पास रखा हुआ है। अगर 1% इसको ये कम कर दे, 3% कम कर दे, तो इकोनॉमी में बहुत ध्यान से समझिएगा 1.2 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट हो जाते हैं, करोड़ रुपए इंजेक्ट हो जाते हैं। अगर 1% कम कर दिया, अगर 4% से घटा के 3% कर दे इसे आरबीआई सीआरआर को बैंकों का, तो इकोनॉमी में 1.2 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट हो जाएंगे। और अगर 4 से बढ़ा के इसे 5% कर दे तो इकोनॉमी में 1.2 लाख करोड़ रुपए विड्रॉ हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, विड्रॉल कर लेगा। तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को सीआरआर को घटा बढ़ा के कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इकोनॉमी में लग रहा है आरबीआई को कि रिसेशनरी ट्रेंड्स है, इकोनॉमी में पैसा कम है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना चाहिए, तो ऐसे में आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को घटा देता है। जब सीआरआर को घटाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बैंक पैसे बांटने में सफल हो जाते हैं।